बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आइनी बेंचेस के हवाले से बनने वाला जो बेंच है 7 रुकनी, उसके सामने बड़ी एक नई जो है वो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और ख़ास तौर पर एक नई बेस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच बनाया गया है जुडिशल कमीशन की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के बाद, जो 7 रुकनी बेंच है जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है, इस बेंच का काम क्या होगा, उनके पास कौन कौन से मुकदमात जाएंगे, उस मुकदमात की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ये आइनी बेंच बना है उस बेंच के जजेस के ऊपर, इस बेंच के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। वो एतराज़ात क्या हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इस हवाले से 5 अहम नुकात हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इस तमाम तर प्रोसेस के हवाले से आगाही मिल सके। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि जो नई वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर जो मैं कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। आपकी राय को जो है वो इंशाल्लाह कंसिडर करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले मामला है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब इस बेंच में जजेस का ताल्लुक कहाँ कहाँ से है और कौन कौन से हैं, शोबों की नुमाइंदगी किस तरह की गई है। 26वीं आइनी तरमीम से बनने वाले इस बेंच पर एतराज़ तो यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर खुद जो इस बेंच के सरबराह बने हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी थे और उन्होंने अपने आप को आइनी बेंच का सरबराह जो है वो सिलेक्शन की उसकी। सबसे पहले ये सवाल उठाया जा रहा है कि खुद को जो है वो आइनी बेंच का सरबराह बना दिया। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कंपिटेंसी और काबिलियत और आइनी बेंचेस के आइनी मुकदमात के हवाले से जो काबिलियत होनी चाहिए या उनके माजी के जो फैसले हैं उस बुनियाद पर अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऐसे कोई बड़े फैसले नहीं आइनी मुकदमात के ऊपर कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके वो कि वाकई वो आइनी बेंच के सरबराह बनने के काबिल थे या वो उन्हें आइनी बेंच का सरबराह बनना चाहिए था। उस पर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उससे तो बेहतर था जस्टिस जमाल मंदुखेल को बनाया जाता, जिनको आइनी मुकदमात के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर भी हासिल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जजेस की जो सिलेक्शन की गई है, सबसे पहले मैं ये तफसीलात रखूंगा और फिर असल तफसीलात इस व्लॉग के अंदर वो होगा कि कौन कौन से मुकदमात हैं जो इस आइनी बेंच के सामने जाएंगे। और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से जो आइनी बेंच है वो बाकायदा तौर पर मुकदमात का आगाज़ करने जा रहा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराह में 7 रुकनी बेंच जो 60 दिन के लिए बनाया गया है। अब इस बेंच में तफसीलात ये पहले आपके सामने रखते हैं, उसके बाद दीगर तफसीलात भी रख लेता हूँ। जो 5 नुकात हैं उसमें से ये पहला नुकता है, आइनी बेंच में कुल 7 जजेस होंगे। अब इन जजेस को नुमाइंदगी सूबों के हिसाब से किस तरह दी गई है। 7 जजेस हैं जिसके सरबराह होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। अब इस 7 रुकनी बेंच में सूबों की का जो रेशो है, पंजाब से 2 जजेस हैं, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं और दूसरे नंबर पर जस्टिस आयशा मलिक हैं। इसके अलावा सिंध से भी इसी तरह 2 ही जजेस हैं जो सीनियरिटी की बुनियाद पर लिए गए हैं और फिर काबिलियत और आइनी मुकदमात के मामले पर अबूर की मुनासिबत से भी देखा गया है। तो सिंध से सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो पंजाब के कुल सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस हैं, 6 में से सीनियरिटी में ये दोनों आ रहे थे क्योंकि सीनियर 3 जजेस थे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मंसूर का ताल्लुक जो है वो पंजाब से, जस्टिस मुनीब का सिंध से, चीफ जस्टिस काजी याया अफरीदी का जो है ताल्लुक के पीके से। अब जस्टिस मुनीब और मंसूर को इसलिए ड्रॉप किया गया कि 26वीं आइनी तरमीम में ये तीनों इफेक्ट हुए हैं, यानी जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, चीफ जस्टिस याया अफरीदी। तो इस बुनियाद पर उन्हें नज़रअंदाज करके उसमें से नीचे वाली जो कैटेगरी है, सीनियरिटी है, उसको कंसिडर किया गया। अब इसी तरह सिंध के जो 5 जजेस है उसमें से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रुजी को साथ लिया गया है। और फिर बलूचिस्तान से भी 2 ही जजेस हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। फिर खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट में 2 जज हैं, एक चीफ जस्टिस याया अफरीदी और दूसरे जस्टिस मुसरत हिलाली। चीफ जस्टिस याया अफरीदी तो आपको पहले बता दिया मैंने 26वीं आइनी तरमीम पे वो खुद इफेक्टिव हैं तो इसलिए उनका नाम नहीं आया। जस्टिस मुसरत हिलाली इकलौती थी तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को इस बेंच में शामिल किया गया और ये 7 रुकनी बेंच कंप्लीट हुआ आइनी बेंच के नाम पर। और इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जो अगले हफ्ते से मुमकिन तौर पर मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज़ करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जो मेरा इस व्लॉग का दूसरा नुकता है
कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के बाद अब कौन कौन से मुकदमात होंगे जो 7 रुकनी बेंच को जाएंगे और इन मुकदमात की तफसीलात क्या है। मैं खासतौर पर कुछ अहम मुकदमात, कुछ बड़े मुकदमात होंगे तो बहुत सारे मुकदमात हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में हर 5 में से छठा मुकदमा या हर 3 में से चौथा मुकदमे में आईनी सवाल ज़रूर होगा, 5 में या 10 में से एक लाजमी होगा। तो ये तमाम मुकदमात वैसे तो आईनी बेंच की तरफ जाने, लेकिन जो बड़े बड़े 3 मुकदमात मैं आपके सामने रखूँगा जिनके के इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की अवाम, अदलिया, पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट, हर एक को इन तीनों मुकदमात के ऊपर सबकी नज़रें हैं। सबसे पहला मुकदमा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम की गई, आपको पता है इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई है सुप्रीम कोर्ट में और इसका केस भी आईनी बेंच सुनेगा, यानी अपने खिलाफ ही केस आईनी बेंच। आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ही ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया है। तो ये तमाम 7 जजेस अपने खिलाफ ही जो केस होगा वो सुनेंगे। सबसे कमाल की बात तो ये है, अब 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमात में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई और उन दरख्वास्तों में ये कहा गया है कि जो पार्लियामान की जानिब से आईनी तरमीम की गई है ये अदलिया और पार्लियामेंट को यानी एग्जीक्यूटिव को आमने सामने और एक दूसरे के इख्तियारात छीनने के मुतादिफ है, तो इसलिए ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अगर मैं माजी में थोड़ा सा आपको हवाला दे दूँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइनी तरामीम कोई भी आती है, पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजियाँ की जाती है उसमें तकरीबन 99% मुकदमात में जो तरामीम होती हैं वो बरकरार रखी जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये दायरा होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार नहीं करती बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि उसका जायज़ा लेती है कि उसमें कोई ऐसी शिक या कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया या फिर किसी इदारे से या फिर सुप्रीम को जो पार्लियामान है उसने कोई गलती तो नहीं की, उसकी वो तशरीह करती है, उसका जायज़ा लेती है। तो ये मामला भी तकरीबन ऐसा ही है और फिर जब ये 7 रुकनी बेंच जो सुनेगा वो तो उसी आईनी 26वीं तरमीम के बुनियाद पर ही बनने वाला बेंच है, तो ये कैसे उन्हें कलअदम करार देगा, यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठता है। फिर दूसरा मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से जो मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 13 में से आपको पता है 8 जजेस ने 5-8 के मुनासिबत से पीटीआई के हक में फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें दें। मखसूस नशस्तें तो नहीं दी गई, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के आपको पता है इसके ऊपर 3 फैसले आए थे, 2 जजेस का अलग फैसला था, फिर 2 जज का अलग फैसला था, 1 जज का अलग फैसला था, 8 जजेस के अलग फैसले थे। अब जो 5-8 के तनासुब से पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलनी थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को कहा नहीं भाई उनको नहीं दे सकते, ये पार्लियामान का इख्तियार है, ये है वो है, और फिर ये तमाम तर चीज़ें करके उस मामले को रुकवाया या इलेक्शन कमीशन दरमियान में इस तरह फंस गया, वो ये कहते हैं ना कि फुटबॉल ग्राउंड में वो फुटबॉल बन गया इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने तो पार्लियामान को मसला, पार्लियामान का हुक्म माने तो सुप्रीम कोर्ट को मसला। अब ये एक जंग अभी जारी है, तो ये मुकदमा भी क्योंकि 8-5 का फैसला है, इसकी नज़रसानी दरख्वास्तें हैं और ये नज़रसानी दरख्वास्तें पेंडिंग है और इसका मामला भी इसी आईनी बेंच के पास ही जाएगा और उस आईनी बेंच ने फैसला करना है। इसमें आपको बता दूंगा इस आईनी बेंच के फैसले क्या आ सकते हैं और माजी में इनके किस तरफ झुकाव था ये भी आपके सामने रखूंगा। तो ये मामला जो है पीटीआई की मखसूस नशस्तों का 7 रुकनी बेंच सुनेगा और इसमें भी मुमकिन तौर पर ये वही बेंच है जिससे मैं 2 जजेस खासतौर पर इस बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान हैं, वो तो पहले ही ये कह चुके हैं अपने इख्तिलाफी नोट पे कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने गैर आइनी फैसला किया, गैर कानूनी फैसला किया, अपने हुदूद से बढ़कर फैसला किया और फिर ये इसका इलेक्शन कमीशन उस फैसले को नहीं माने। 2 तो ऑलरेडी कह चुके हैं, जमाल मंदुखेल भी उस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर जो आगे तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इस बेंच में 7 जजेस में से 3 ने हक में, 3 में मुखालिफत में पीटीआई के फैसला सुनाया हुआ है। उसमें से एक जज है जस्टिस नुसरत हिलाली, उनका फैसला अब डिसाइडेड होगा। जस्टिस नुसरत हिलाली जिस तरफ जाएंगे वो पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलेंगी, नहीं देंगी तो नहीं मिलेंगी। ये इस तरह की कंट्रोवर्सी हो सकता है। ये एक राय ये भी है कि वो जजेस अपनी राय दोबारा बदल भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, चाहे दोनों साइड से। उसके बाद तीसरा मामला है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला और वो दरख्वास्तें भी आईनी बेंच के सामने जाएंगी। और आपको पता है कि फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 103 जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस वक्त भी फ़ौज की तहवील में हैं और उनका फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा था और कुछ का तो आपको पता है 20 लोगों की तो तकरीबन सज़ाएँ भी मुकम्मल हो के वो बरी भी हो चुके हैं
और बाकी जो दिगर हैं उनके हवाले से अभी ये सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जाएगा ये मामला कि पहले तो ये डिसाइड होना है कि क्या फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अगर फौजी अदालतें ट्रायल कर सकती हैं तो फिर जो सज़ा पहले हो चुकी है या अब जो है उनकी सज़ा के हवाले से, क्योंकि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ फैसले सुनाना है, तो वो फैसले सुना दिए जाएंगे। अगर जिनकी सज़ा कंप्लीट हुई है वो बरी हो जाएंगे, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है वो अपनी सज़ा पूरी करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करना गलत है, ये गैर कानूनी है या गैर आइनी है, या फिर इसे कलअदम करार देती है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी 103 लोग फौजी अदालतों में इस वक्त ज़ेरे जो उनके कंट्रोल में हैं या उनके तहवील में हैं, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, वो तमाम लोग फ़ौज की तहवील से फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चले जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में चले जाएंगे। तो ये मामला भी इंतहाई अहमियत का है। ये 3 मुकदमात मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा मेरे वी लॉ का जो तीसरा सबसे अहम मामला है, जिस आईनी तरमीम से आईनी बेंच का सरबराह और बेंच बना वही इस तरमीम का केस सुनेगा, क्या ये ज़ाती इंटरेस्ट का केस होगा या नहीं। अब यकीनन ये सवाल मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ। अब देखें, 26वीं आईनी तरमीम आई, उस तरमीम के ज़रिए ये कहा गया पार्लिमान की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के मुकदमात के लिए एक अलग बेंच होना चाहिए, और उन्होंने बेंच कहा कि अपनी तरमीम के ऊपर कि 5 से बड़ा बेंच होगा। फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बैठा। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमान के 5 मेंबरान, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के मेंबरान और 1 टेक्नोक्रेट अकलियती खातून जो मेंबर असम्बली है, ये 5 भी बैठे और बैठ के कल 12 रुकनी जो कमीशन है उसने फैसला किया 7 रुकनी बेंच तश्कील किया गया। अब ये जो 7 रुकनी बेंच है उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है, और फिर यही बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस भी सुनेगा। तो क्या वो अपने खिलाफ आने वाले केस का फैसला, क्या वो इस फैसले को जो है वो आइन और कानून के मुताबिक दे पाएंगे? क्या उसमें ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होगा? यकीनन जिस मामले पर ये सारे इफेक्ट कर रहे थे उस पर तो होना भी नहीं चाहिए था ये बेंच। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी, और ख़ासतौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से तो ये आम तासुर भी है कि पहले भी हमारी राय थी, अब भी हमारी राय यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को यहाँ पर आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। और हकीकत देखें तो सुप्रीम कोर्ट में असल वो कल मतीउल्लाह जान साहब भी एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, मैं भी ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो याया अफरीदी है, लेकिन सुपर चीफ जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान बन गए। अब ये है जिसके हवाले से हमारे दोस्त राजा प्रसाद साहब कहते थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को ये तो काजी फाइज ईसा के दस्तखती जज हैं। अब वो दस्तखती जज आईनी बेंच के सरबराह की हैसियत से मुकदमात के फैसले करेंगे। अब इनका माजी का ट्रैक भी आप फैसले भी उठा के देख लें, ऐसा कोई बड़ा मुकदमा नहीं है आईनी मुकदमात के हवाले से कि वो उन्होंने कोई फैसला सुनाया हो। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है कि आईनी बेंच की तश्कील में इस्लामाबाद वफाकी दारकूमत को नज़रअंदाज क्यों किया गया और इसके पीछे असल साजिश क्या थी, वो भी आपके सामने आज बेनिकाब करूंगा। जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसमें सूबों का जिक्र है कि तमाम सूबों को बराबरी नुमाइंदगी मिलेगी। तो वैसे तो आम मामलात के ऊपर हकीकतन देखें तो कभी भी इंतज़ामी उमूर के ऊपर इस्लामाबाद को 5वें सूबे की एक आर्जी हसीयत के तौर पर ट्रीट किया जाता है तमाम तर मामलात में। जैसे अब आप हाई कोर्ट्स देख लें, तमाम चारों सूबों में हाई कोर्ट्स हैं, इस तरह इस्लामाबाद में हाई कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस लाए जाते हैं तो तमाम चारों सूबों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जज लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर डंडी मारी गई हुकूमत की जानिब से। इसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ही जज सुप्रीम कोर्ट में है, वो है अतर मिनुल्लाह साहब। अब अतर मिनुल्लाह से इस कदर खौफजदा है हुकूमत, इस कदर खौफजदा है इस्टेब्लिशमेंट, और ये भी तासुर दिया जाता है कि सियासतदानों के भी सियासतदान हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जजों के भी जज हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह। तो उनका वो खौफ था कि वो अगर कहीं इधर आ गए इस बेंच के अंदर तो शायद वो इंटरफेयर करेंगे, जजेस को अपनी तरफ मोड़ेंगे और फिर हुकूमत के खिलाफ फैसले आ सकते हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह को और इस्लामाबाद को शामिल नहीं किया गया इस जुडिशल कमीशन ने इस आईनी बेंच में। जब आप पंजाब से 2, सिंध से 2, केपी के खैबर उधर से बलूचिस्तान से 2, खैबर पख्तूनख्वा से कर सकते थे, तो इस्लामाबाद से ही इस एक जज को कर लेते, 8 हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता। पंजाब बड़ा सूबा था, उससे एक और कर लेते, 9 बना लेते, 9 कर वो क्यों नहीं किया गया। ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को बाहर रखने की साजिश थी। तो नाज़रीन, जो मेरा आखिरी पॉइंट है 5वां, वो है आईनी बेंच के जजेस में से हुकूमती हिमायती या अपोजिशन हिमायती कौन कौन होंगे और फिर किस किस जज के पास आईनी मुकदमात का तजुर्बा अच्छा है।
पहले बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से जजेस हैं हुकूमत की साइड में जा सकते हैं, कौन कौन से अपोजिशन की साइड में। अब जो 7 रुकनी बेंच बना है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह होंगे हुकूमत के साथ जाएंगे, उनके माजी के फैसले उठा के देख लें। नंबर 2 जस्टिस जमाल मंदुखेल जो पीटीआई की मकसूद नशिस्तों में दोनों जजेस हैं, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हैं। ये तीनों जजेस वो जजेस हैं जिन्होंने पीटीआई के मकसूद नशिस्तों में इनके खिलाफ फैसला दिया है। और फिर दूसरी जानिब 3 हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक। ये तीनों पीटीआई के साथ जाएंगे और मकसूद नशिस्तों के फैसले में इन तीनों ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। अब 7वीं जज रह जाती हैं जस्टिस मुसरत हिलाली जो उस बेंच का हिस्सा भी नहीं थी मकसूद नशिस्तों का, और उनकी हमेशा से वैसे तो काजी फायसा के वो करीब तर रही हैं, उनके फैसले काजी फायसा की तरफ जाते रहे। लेकिन इस तमाम मामले में अब काजी फायसा की रिटायरमेंट के बाद उनके फैसले क्या वहीं रहते हैं या उनकी पॉलिसीज़ बदलती हैं या फिर उनके फैसलों में कुछ झुकाव आ जाता है। तो मुसरत हिलाली का जो फैसला होगा वो फाइनल स्कोरिंग पॉइंट होगा। और 3 ये है, 3 वो है और दरमियान में जस्टिस मुसरत हिलाली है। तो ये 7 रुकनी बेंच के पैनल का मामला है। और फिर इसमें तजुर्बे की अगर मैं बात करूँ आइनी बेंचेस में या आइनी मुकदमात के हवाले से, तो यकीनन जस्टिस जो जज हैं बलूचिस्तान से अमीनुद्दीन खान, तो अमीनुद्दीन खान सॉरी इसके सरबराह हैं, वो तो पंजाब से हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल जिनके के हवाले से ये मैं खुद पिछले 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखेल जब से आए इनके मुकदमात केसेस भी मैंने सुने हैं सारे, और इनका माजी का ट्रैक बतौर हाई कोर्ट जज भी देख लें तो आइनी बेंचेस के हवाले से इनको बड़ा अच्छा अबूर भी हासिल है और मुकदमात के हवाले से बड़े बड़े मुकदमात भी इन्होंने सुनाए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं जस्टिस आयशा मलिक, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से आई हैं, आपको पता है। उनके हवाले से भी बड़ी अच्छी जो है वो राय रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके फैसलों के ऊपर आइनी मामलात के ऊपर बड़ी अबूर हासिल है उन्हें। और फिर तीसरे हैं सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और फिर चौथे जस्टिस हसन अजहर रिजवी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि वो भी बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं। ये 4 जजेस इस बेंच में बहुत अच्छी गिरफ्त रखने वाले जजेस हैं। बाकियों को तो आपको पता है होम्योपैथिक जजेस हैं जिनके कोई बड़े फैसले नहीं है, बस जज बन गए। हाँ, आइनी बेंचेस के हवाले से बड़े नहीं है, दिगर मुकदमात उनके बड़े फैसले ज़रूर हैं लेकिन आइनी मुकदमात के ऊपर कोई बड़े फैसले नहीं है। तो ये तमाम तर कंट्रोवर्सी है। ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। अब इन 5 पॉइंट्स के हवाले से अगर आपको किसी बात पर इख्तिलाफ हो, किसी बात पर राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन असूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।